हेलो बच्चों, फाइनली आज आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर लेकर के आ गया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा था एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जांपल का क्वेश्चन है, उसका मैं पहले सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन दूंगा और उसके बाद आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होगा, जिस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लास में सीखते हो। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरे YouTube चैनल पे पढ़ने के लिए आए तो एनसीईआरटी अपने पास जरूर रखें, ठीक है। एनसीईआरटी रखने से आप लोगों को यह सुविधा होगी कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नीट एग्जाम हो चाहे हम लोगों को जे मेन एग्जाम हो, उसको क्वालिफाई करने का एक ही मूल मंत्र है और वो है आप लोगों को एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो जहां वो पढ़ते हैं सिर्फ उसी को सॉल्व करते रह जाते हैं या फिर किसी बाहर के बुक को बनाते हुए रह जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, पूरे कंप्लीट थ्योरी को पढ़िए, उसके एक एक क्वेश्चन को इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन जरूर बनाइए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे एनर्जी के साथ और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर से, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। न्यू वाले एनसीईआरटी जो है वो मेरे पास है और पेज नंबर 293 और आईक्यू का मतलब हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10.1 और वो नोमेनक्लेचर का है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। बच्चों कितना आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है 10.1 का कि 2-क्लोरो 3-मिथाइल 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। आप देखें क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? बच्चों बहुत आसान है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से सारे क्वेश्चन दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए 2-क्लोरो का मतलब हो गया 2 पे एक क्लोरीन और 3-मिथाइल का मतलब हो गया 3 पे एक मिथाइल, तो 1 2 3 और 4 and 5, तो 1 2 3 4 5 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन, है ना आसान। उसके बाद देखिए सेकंड में कहा जा रहा है 1-क्लोरो 4-इथाइल, तो लिखिए इसको 1-क्लोरो 4-इथाइल। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। कितना आसान है। 11th क्लास के बच्चे अगर आप हैं तो भी देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और नीट और जेईई मेन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बच्चों 1 पे क्लोरीन को डाल दिए मान लीजिए और 4 पे यहां पे डाल दिया इथाइल, यही होता है ना साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे क्लोरीन 4 पे इथाइल, तो 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन गया होगा, अपने आप यहां पे आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। मेरे यहां पे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए थर्ड में आप लोगों को कह रहा है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। बच्चों यहां पे सीखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हुआ है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद 3-आइडो, 3 पे एक दिया हुआ है आइडो और उसके बाद इसमें जो दिए हुए हैं वो है हेप्टेन। अरे लास्ट में हेप्टेन है, मतलब पैरेंट चेन यहां पे कितने कार्बन का होगा? पैरेंट चेन हो जाएगा इसके केस में 7 कार्बन का। बच्चों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि टर्सरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब होता है बीच में एक कार्बन, उसके ऊपर 3-3 मिथाइल, ऐसा। तो जब टर्सरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी होता है, इसी को कहा जाता है यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल। तो बच्चों यहां पे इतना ही करना है। 3 पे आयोडीन है तो CH3 CH2 CHI, ये हो गया 3-आइडो। उसके बाद देखिए 4 पे है टर्सरी ब्यूटाइल, यही है टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा, तो CH3 CH3 एंड CH3, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। तो 3 पे आयोडीन, 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल और 7 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो ये हो गया 5 6 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया ना 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। हो गया ना बच्चों। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिना पेन उठाए हुए बनने वाला है। Am I right? अगर आप इससे सहमत हैं, ये सब आसान क्वेश्चन है,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों की फीडबैक से मुझे पता चलेगा आप लोगों को और क्या चाहिए और किस लेवल का कंटेंट चाहिए, मैं उस तरीके से आपके अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगा अपने आप को, ठीक है। ओके ओके, अब देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, इसको यहां पे कह रहा है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटेन। अरे कितना आसान है रे बाबा, यहां पे देखो ब्यूटेन है और 1,4 पे डाइब्रोमीन है, यहां पे 1 पे ब्रोमीन, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 के साथ Br, देख लो ना 1 2 3 4, तो 1,4 डाइब्रोमो, अब ब्यूट 2 3 का लोएस्ट नंबर 2, यानी कि 2 ब्यूटेन। कितना आसान है, या ब्यूटेन दोनों बात बराबर है। उसके बाद 5 नंबर में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है 1 ब्रोमो, उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, यही सीखने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है 2 मिथाइल और लास्ट में यहां पे इसके साथ अटैच्ड कर दिया है बेंजीन। ये पूरा का पूरा बेंजीन के साथ अटैच्ड है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते किसको है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी होगा, अभी ऊपर देखा था टर्सरी ब्यूटाइल, अगर 3 डिग्री पे फ्री वैलेंसी होता है उसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। यहां पे देखिए इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2, तो 1 कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी। और टोटल कितने कार्बन है, 4, तो इसको यहां पे हम लोग कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। बात करते हैं, ये मेरे को पता चल गया किसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। लास्ट में यहां पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन। तो लिख दीजिए इसके केस में क्या, सबसे पहले लिख दीजिए बेंजीन, और बेंजीन लिखने के बाद आप ऐसा करिए कि 1 पे ब्रोमीन है, तो मान लीजिए इसको 1, तो 1 पे हो गया ब्रोमीन, 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो बच्चों ये CH। अब देखिए CH के साथ क्या क्या है, एक है मिथाइल, तो वेरी गुड, इसको मैंने लिख दिया। एक यहां पे क्या है CH के साथ, इथाइल, तो इथाइल यहां पे कुछ ऐसा लिखोगे आप CH2 एंड CH3, ये हो गया 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 पे मिथाइल है, तो यहां पे 2 पे मेरे को क्या रख देना चाहिए, मिथाइल। देखिए तो आसानी से बन गया ना क्वेश्चन, कितना आसानी से बन गया, आप देख लीजिए, कहीं कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पढ़ते हैं ना तो पूरा एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे एकदम से, ठीक है। यही उम्र है आप लोगों को पढ़ने का, बाद बाकी तो फिर आप लोगों को लाइफ एंजॉय करना है। तो जितना अभी आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप लाइफ को एंजॉय करेंगे आगे। अगर आप अभी कम ध्यान देंगे, नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, तो लाइफ में उतना ही कष्ट बढ़ेगा। तो कहते हैं कि जितना लर्निंग होता है ना उतना ही आगे चल के अर्निंग होता है, ठीक है ना। इसलिए लर्निंग पे अभी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे आते हैं बच्चों, एक टेबल है जिसको अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं, लेकिन आपको मिस करने में दूंगा नहीं। यहां से क्वेश्चन नीट में 2021 में भी आया हुआ है, पेज नंबर 294, और यहां पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहां पे जो है टेबल है, और वो टेबल संख्या कितना है, यहां पे वो टेबल है 10.2। बच्चों क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसके केस में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक दिया हुआ है मिथाइल फ्लोराइड। देखिए ध्यान से, इसको मैंने तो अपने ऑफलाइन क्लास वाले में सारे बच्चे की कॉपी में मैंने करवा दिया है। मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है। अब आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, वो पूछा जा रहा है कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ। और आप कहोगे क्या सर जी, ये सब क्वेश्चन तो हंसी खुशी हम लोग बना देंगे। अरे अगर आप ये बना देते हो तो यही सब आता भी है नीट एग्जाम में, चाहे जेईई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, यही सब आता है। आपको क्या लगता है कुछ अलग प्लेनेट से आएगा आपके लिए क्वेश्चन? क्या नो, बिल्कुल नहीं, यही सब आता है नीट में। दिखाता हूं कैसे। बच्चों एक ग्रुप में टॉप बटन जाते हैं साइज बढ़ता है, तो जब एक ग्रुप में टॉप बटन जाते हैं साइज बढ़ता है, तो जितना ज्यादा वहां पे होगा साइज का डिफरेंस, वहां पे कहेंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। तो हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद हो जाएगा 1। अब देखिए सेकंड जो यहां पे आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है CX बॉन्ड एंथैल्पीज। यही पूछा था
21 में यही पूछा था, बॉन्ड एंथैल्पीज, या फिर इसी को यहां पे पूछ सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसी को यहां पे लिख सकता है बॉन्ड एनर्जी। तो चाहे लिख सकता है CH के बीच का बॉन्ड एंथैल्पीज, या लिख सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर लिख सकता है बॉन्ड एनर्जी। बच्चों आप लोग जानते हो जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों नजदीक है, पास है। तो जब इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन पास है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। और यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बड़ा साइज होने के कारण यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर होगा दोनों का, तो क्या वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या नहीं। तो जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे इसके केस में कि बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पीज लिख लीजिए बगल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। इसलिए यहां पे सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे यहां पे वीकेस्ट होगा कौन सा, फोर। इस तरीके से हो जाएगा। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट। और ये ऊपर वाला जो मैंने ये क्वेश्चन सेकंड नंबर बताया, ये सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में 2021 में, आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। यस बच्चों, डायपोल मोमेंट क्या बताता है, डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, कि किसी कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करैक्टर है वो निकाला जाता है। एक्चुअल में वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, तो होना चाहिए था यहां पे ज्यादा मिथाइल फ्लोराइड का, लेकिन आप डेटा देखो लास्ट में, यहां पे डायपोल मोमेंट का डेटा आप लोग देखो एनसीईआरटी में टेबल 10.2 का, डायपोल मोमेंट यहां पे मिथाइल क्लोराइड का दे रहा होगा 1.860 और मिथाइल फ्लोराइड का दे रहा होगा 1.847 और मिथाइल ब्रोमाइड का दे रहा होगा 1.830 और मिथाइल आयोडाइड का दे रहा होगा 1.636। तो बच्चों यहां पे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा ये होना चाहिए था 1 2 3 4, लेकिन यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई करके रखिएगा। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट यहां पे होता है मिथाइल क्लोराइड का फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है इसका डेटा। उसके बाद होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद होता है मिथाइल ब्रोमाइड का, और सबसे कम होता है मिथाइल आयोडाइड का। इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 295, बिल्कुल। और अब इसमें आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल है यहां पे 10.3, जिनका पुराना वाला एनसीईआरटी होगा उसमें कुछ पेज नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो जो एग्जाम्पल है वो सेम है। क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाओगे। बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। वीडियो को आप रोक करके लिख भी लिया कीजिए, पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए, अच्छा रहेगा। कॉपी बनाते चलिएगा और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें से क्या कहा जा रहा है, इसमें बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिफाई all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of आइसोपेंटेन। बच्चों आइसोपेंटेन का यहां पे कह रहा है कि हम लोग करते हैं मोनोक्लोरिनेशन। इसका पहले स्ट्रक्चर में बना देना चाहता हूं, ये एक्चुअल में है CH3 CH3 और फिर यहां पे है CH2 के साथ CH3। ओके ओके, यहां पे इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं आइसोपेंटेन। रटना नहीं है, आपको कहता है कि जब हम लोग एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है एक Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आप यहां पे ले सकते हो हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, HNU। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी एल्केन का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब भी किसी एल्केन का Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रे, वहां पे मैकेनिज्म होता है FRS, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब ये कितना प्रोडक्ट बन सकता है, कितना यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकता है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आप कहोगे बच्चों जितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन एटम, जितने प्रकार के होंगे, जितने टाइप्स के होंगे हाइड्रोजन एटम, उतने प्रकार के बनेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चों ये है कार्बन 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि एक कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, ये है 1 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री है? 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है। तो जो ये है वही है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि ये दोनों अटैच्ड है टर्सरी कार्बन से। अब देखो ये कार्बन से टोटल 3 कार्बन अटैच्ड है, कहते हैं टर्सरी। ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, और इसको हम लोग फिर से क्या कहते हैं? प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है। बच्चों ये कार्बन और ये कार्बन आपस में आइडेंटिकल है, क्योंकि ये जो है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये अटैच्ड है 3 डिग्री से। आप कहोगे सर जी ये भी तो 1 डिग्री है, तो वो भी आइडेंटिकल हुआ। नो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से, जबकि ये दोनों 1 डिग्री अटैच्ड है 3 डिग्री से, इसलिए ये 1 डिग्री इस दोनों 1 डिग्री से अलग है, और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों अलग अलग है ही। अगर डिग्री सेम होता है, अटैचमेंट अगर सेम होता है, डिग्री और अटैचमेंट दोनों सेम होता है, तब कहते हैं आइडेंटिकल। देखिए कितना हो सकता है, एक इस दोनों मिलाकर के कहीं एक जगह कर सकते हैं क्लोरीनेशन, ये अलग बनेगा। आप कह सकते हैं एक इसमें से जो बनने वाला है CH3 के साथ यहाँ पे, सॉरी इसके केस में एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्लोरीन और CH2 के साथ यहाँ पे CH एंड CH3 एंड CH2 के साथ CH3, एक तो ऐसा बन जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए यहां करो चाहे यहां करो, नाम सेम होगा ना, नाम अलग अलग आना चाहिए, तब वहां पे डिफरेंट कहलाएगा। एक यहां पे बनेगा टर्सरी के ऊपर, क्योंकि टर्सरी यहां पे अलग होता है, तो अलग होता है इस सब से, तो यहां पे एक बन जाएगा ऐसा। ओके, और उसके बाद एक सेकेंडरी बनेगा, तो सेकेंडरी बनेगा एक, क्योंकि वहां पे तो वो अलग ही है हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे एक हो गया ये वाला, यानी कि 2 डिग्री वाला, तो एक हो सकता है इस पे क्लोरीनेशन, और एक जो बनेगा इसके केस में बच्चों वो बनेगा यहां पे ये 1 डिग्री पा। और चारों का नाम लिख करके देख लो, क्या ये चारों का नाम अलग अलग आ रहा है क्या? अगर यहां पे चारों का नाम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब जो हमने यहां पे बनाया है वो यहां पे सही है। तो आप कहोगे टोटल जो यहां पे होगा नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यहां पे इसका जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो जाएगा, टोटल यहां पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा? 4, ये 4 हो जाएगा। यही तो आपको पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद टोटल यहां पे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना बन सकता है, तो वही यहां पे देखना पड़ेगा कि टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है। आप कहोगे इसके केस में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है यहां पे वो है सिर्फ यहां पे 4, ये दोनों मिलाकर के आइडेंटिकल 1 टाइप, ये अलग टाइप, ये अलग टाइप, और ये 1 डिग्री, इस दोनों 1 डिग्री से अलग है, 1 2 3 4, इसलिए यहां पे बनेगा 4। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इससे पहले आप लोगों को एग्जांपल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल 10.4 पेज नंबर 297। अब देखो बच्चों यहां पे है एग्जांपल 10.4 और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपसे जरूर बनेगा ये। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, है ना आसान? क्वेश्चन देख करके आपको अच्छा लग रहा है ना? देखिए सबसे पहले यहां पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इसमें कि ये दिया हुआ है बेंजीन रिंग। ओके बच्चों, और इस बेंजीन रिंग के साथ एक दिया हुआ है CH, और यहां पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड के साथ CH2, और इसका जो रिएक्शन दिया है ना प्यारे बच्चों वो दिया है HBr के साथ। तो अगर आप इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्कीन का रिएक्शन अगर हम लोग HBr के साथ HCl के साथ HI के साथ करते हैं, यहां पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और चूंकि ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है और एल्काइल हैलाइड भी अनसिमेट्रिकल है, तो लगता है कौन सा रूल? मार्कोनी-कॉप्स रूल।
तो मार्कोनी ऑप्शन के मुताबिक यहां पे हम लोग कहेंगे इसके केस में निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम है। तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम है। इस तरीके से यहां पे हम लोग फॉर्मेशन करवा देंगे CH एंड Br, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या ज्यादा है। यही होने वाला है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल मेजर प्रोडक्ट। तो EAR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा मैकेनिज्म, MR का मतलब है मार्कोनी-कॉप्स रूल, और मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक आप जानते हो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम हो, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा हो। बस इतना ही तो देखना है। अब इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है ना, और उसके बाद इसका रिएक्शन HCl के साथ है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन HCl HBr HI के साथ हो, वहां पे मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियो बना दूंगा कभी। तो होता यह है कि जिस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन में। यहां पे भी हम लोग कहेंगे चूंकि अनसिमेट्रिकल है ना, तो अनसिमेट्रिकल ये एल्काइल हैलाइड है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी है। तो यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, लगेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम होता है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या ज्यादा होता है। यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है बच्चों, वहां पे ये बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। और यही जो प्रोडक्ट यहां पे बनने वाले हैं ना, वही बनने वाले हैं मेजर। समझ गए बातों को, बिल्कुल समझ गए ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके सजेशन का मैं इंतजार करूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके का, आपको किस तरीके का हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो डाउट है, उसको बिल्कुल कम किया जाए, और आपकी जिंदगी में जो है ना जगमगाहट आए, पूरा एकदम आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। आप जो है ना खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आप अपने देश का नाम रोशन करें। इसी मकसद के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना बहुत ही ज्यादा जो है ना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपके लिए मैं कुछ लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको सपोर्ट करना चाहता हूं कि आपका पढ़ाई अच्छा हो, ठीक है ना। बस आपको मुझे भी थोड़ा सजेशन देना पड़ेगा। आप लोगों से मैं सजेशन चाहूंगा कि मैं किस तरीके का आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूं कि जो आपको ज्यादा हेल्पफुल हो, और क्या क्या आपको चाहिए, कहां कहां दिक्कत होता है। तो मैं मैक्सिमम बच्चों का जिस पोर्शन में प्रॉब्लम होगी उस पर मैं काम करूंगा। बच्चों मकसद सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचाना, इस देश का नाम रोशन करना, हमारे राज्य का नाम रोशन करना, और आपको मैं खुश देखना चाहता हूं। और मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मकसद इतना ही है आपके जिंदगी में खुशियां भरना, बस। तो मैं आप लोगों से बस इतना उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से पढ़िए, मैं भी आपको ईमानदारी से सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको अगले लेक्चर में दूंगा क्वेश्चन। आज के लेक्चर में ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब ये HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपने पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, पेरोक्साइड इफेक्ट, उसी को क्रॉस इफेक्ट कहते हैं। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यहां पे लगता है। तो बच्चों यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, एल्कीन या एल्काइन के रिएक्शन HBr के साथ, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगता है। अगर यही चीज HCl जब है, तो HCl के प्रेजेंस में पेरोक्साइड दे चाहे नहीं दे, हमेशा वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है अगर एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, और यहां पे अब मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगता है अगर आपको HBr के प्रेजेंस में पेरोक्साइड है, यहां लगता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। बच्चों AMR का मतलब है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। किसी लेक्चर में मैं रख दूंगा कि मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है, इसका डिफिनेशन रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां h का संख्या ज्यादा है, अब पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां h का संख्या कम है। अरे बच्चों, मार्कोनिक रूल का जस्ट उल्टा हो जाता है, तो यहां पे हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और ये हो जाएगा CH2, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां h का संख्या कम है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां h का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से एंटी मार्कोनिक रूल के मुताबिक यहां पे यही बनेगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट। तो FRAR का मतलब है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और AMR का मतलब हो गया एंटी मार्कोनिक रूल। तो बच्चों आज हम लोग इतने ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर लूंगा। बिल्कुल इसके जितने भी आगे एग्जांपल है, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे आपको एक्सरसाइज का है, सभी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा, आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और भी आपको जो समस्या होगा आप जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों को चाहिए, किस तरीके से मैं आपको सपोर्ट करूं कि आपका पढ़ाई अच्छा हो, बेहतर हो। सिर्फ यहां पे आकर के आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको जो यूजफुल चीज लगता है उसको आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा करके देखिए, सीखिए, और आपको यूजफुल नहीं लगता है तो टाइम बर्बाद मत करिएगा प्लीज, मैं आपको खुल के कहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद यहां पे अपना बिजनेस खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट करना, आपके पढ़ाई को और ज्यादा अच्छा करना, और आप अपने लाइफ में जो बनना चाहते हैं आप बने, और अपने जिंदगी को खूब अच्छे तरीके से खुशहाल से जिए और इस देश का नाम रोशन करें। ओके, थैंक यू बच्चों, और आप लोगों को फिर अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन देता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।